हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। और ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट में ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो ए नंबर गाय सही है कि बी नंबर पहाड़ सही है कि सी नंबर यमुना सही है कि डी नंबर आम सही है? तो गाय क्या हो जाएगा? गाय क्या हो जाएगा? ये एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, क्यों है? क्योंकि गाय एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, क्योंकि गाय के कई जातियाँ होती हैं। जैसे ये बोल दिया, ये होती हैं गाय की जातियों में कि एक काली गाय होती है, एक गाय जर्सी होती है, जर्सी गाय होती है, देसी गाय होती है। अब इसलिए इसलिए ये व्यक्तिगत किसी को नहीं ये दर्शा। अगर बोल दिया जाए कि ये जर्सी, अगर इसमें लिखा होता कि ये जर्सी गाय है, जर्सी गाय है, तो स्पेशल एक जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। अगर ये होता जर्सी गाय लिखा होता, तो अब जर्सी गाय है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गाय है, तो एक ये जातीय संज्ञा हो जाएगा। तो ए नंबर हमारा गलत हो गया। पहाड़, पहाड़ कोई विशेष पहाड़ नहीं है। मान लो अरावली पहाड़ियाँ हैं और विंध्याचल हैं, सतपुड़ा हैं, ये पहाड़ियाँ हैं या पहाड़ हैं। जो पहाड़ हैं इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए सभी पहाड़ आ जाते हैं। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ लीजिए व्यक्तिगत काम है, मतलब व्यक्तिगत इसको स्पेशल कहा गया है, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो बी नंबर भी गलत। यमुना नदी है, तो नदियों में जैसे गंगा नदी होती है, यमुना नदी होती है और गोदावरी नदी होती है, तो इनके नाम आ जाते हैं, नदियों में इनके नाम आ जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि नदियों में यमुना लिखा है, यमुना नदी स्पेशल नाम दे दिया है, इसलिए जो है ये व्यक्तिगत इसकी बात की गई है, इस यमुना नदी की। डी नंबर ऑप्शन, जो डी नंबर है। आम भी, आम कोई स्पेशल उसका नाम नहीं दिया गया है कि चौसा आम है, चौसा आम है कि दशहरी आम है। इसमें सीजन भी चल रहा है आम का, इस समय सीजन भी चल रहा है कि कौन सा आम है, चौसा है कि दशहरी है कि खट्टा वाला आम है जो खटाई रखते हैं उस वो तो सब वैरायटी अलग अलग होती है। अगर ये बोल दिया जाए चौसा आम है, तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। तो इसलिए आम भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? हमारा आंसर निकल के आया है सी नंबर, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ए नंबर रोटी सही है, बी नंबर पूड़ी सही है कि सी नंबर पानी सही है कि डी नंबर नदी सही है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, जो लिंग होते हैं वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार में सबसे बढ़िया ये होता है, चलो ठीक अकारांत इकारांत होता है, लेकिन पहचानने की एक तरीका होता है कि आप शब्दों को प्रयोग करिए। जैसा रोटी खाई जाती है कि खाया जाता है, रोटी खाया जाता है, रोटी खाई जाती है, पूड़ी खाई जाती है, पानी पिया जाता है, नदी बह रही है, नदी बहती है, नदी बह रहा है। कभी सुना है तुमने नबी नदी बह रहा? आप इसका इस तरह प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब जबरियन जिसको बोलते हैं जबरदस्ती प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि नदी बह रहा है या पूड़ी खाई जा रहा है, खाया जा रहा है। तो अब जो है पूड़ी खाई जा रही है, पूड़ी खाते हैं। और एक तो ये भी होता है इकरांत शब्द है, जैसे टी है इकरांत होता है। पानी, पानी क्या है? पानी पिया जाता है, ये एक स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा आंसर सी निकल के आ गया है। जैसे ये बोल दिया जाए पानी
देखो इकारांत में ये है, इकारांत पानी कहते हैं कि जो स्त्रीलिंग है उसमें इकारांत या आकारांत बड़ा आ हो जाता है, आकारांत तब स्त्रीलिंग हो जाता है। तो जैसे पानी है तो हमको इकारांत होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, अपवाद में आते हैं। अपवाद में जैसे बोल दिया जाए दही, दही शब्द क्या है? अगर आप पढ़े होंगे तो दही, दही क्या खाई जाती है? कुछ गाँव में क्या बोलते हैं कि दहू। जैसा इस समय जो है जैसे पूड़ी और आप अगर निमंत्रण गए होंगे तो आपको मिला होगा, मतलब गांव में अगर निमंत्रण किए होंगे तो आप सुने होंगे कि दहू दहू वो बोलता है कि दहू लीजिए, दहू लीजिए। तो वो दहू, वो तो दहू ठीक बोलता है, लेकिन होता है दही। और दही ये पुल्लिंग नहीं होता है, ये पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है, क्योंकि ये अपवाद है। जो इकारांत में ई होता है, छोटी ई या बड़ी होता है इकारांत में, स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बड़ी बड़ी ई ये अपवाद होता है। पानी अपवाद है, दही अपवाद है, दही खाया जाता है, खाया जाता है दही। तो ये अपवाद हैं। एक है, और देखो पानी हो गया है, दही हो गया है, और एक हाथी। हाथी लिखा जाता है स्त्रीलिंग में, लेकिन होता है ये पुल्लिंग, हाथी। अब हाथी का पुल्लिंग क्या होता है? हथनी, स्त्रीलिंग। हथनी हो जाता है स्त्रीलिंग। अगर हाथी का स्त्रीलिंग पूछता है तो हथनी हो जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन यही दे देता कि हाथी का पुल्लिंग क्या होगा, तो हथनी दे दिया जाता, तो ये स्त्रीलिंग हो जाता। तो इसलिए हाथी जो है ये पुल्लिंग है, लिखा होता है स्त्रीलिंग में। ये अपवाद हैं, पानी, दही, हाथी ये अपवाद हैं, इसका स्त्रीलिंग हथनी होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? पानी एक पुल्लिंग है, पानी पिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी शब्द का समान बहुवचन। हाँ देखो पानी क्या है? पानी एक क्या है? पुल्लिंग भी है, पुल्लिंग भी है, और पानी एक क्या है? बहुवचन भी है। बहुवचन, इसका आंसर तो मैंने बोल दिया कि पानी का बहुवचन पानी होगा। ए नंबर पानियों, ये कन्फ्यूजन के लिए होता है ऑप्शन, पानियाँ कि पानियों होता है कि पानी होता है, ये कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन मतलब जो है ऑप्शन दिए हैं। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा पानी, ये बहुवचन होते हैं। आपको बताना है कि बहुवचन शब्द, मतलब जैसे मैं शब्द बोलते जाऊंगा, शब्द बोलते जाऊंगा, आपको बताना है किसका बहुवचन। आप कॉपी पेन अगर लिए हों तो अच्छी बात है, आप कॉपी पेन ले करके बैठिए, मैं बोलते जा रहा हूँ। जैसे बोल दिया जाए शक्ति, शक्ति का बहुवचन बताना है, शक्ति का बहुवचन बताना है। हवा, हवा का बहुवचन बताना है, आपको हवा का बहुवचन बताना है। उसके बाद हवा का बहुवचन बताना है। उसके बाद कथा, कथा का बहुवचन बताना है। वधु, वधु का बहुवचन बताना है। तो ये कुछ शब्द हो गए हैं जिसमें आपको बहुवचन बताना है। शक्ति, शक्ति का शक्तियाँ, जो बड़ी ई लगता है, बड़ी ई में वो छोटी ई हो जाता है, लेकिन छोटी ई है तो इयाँ हो जाएगा। जो ई है उसका क्या हो जाता है? जो प्रत्यय लग करके इयाँ हो जाता है, इसलिए शक्तियाँ, शक्तियाँ, शक्ति का शक्तियाँ। जो कल कथा है, हवा, जो दवा है, दवा का दवाएं, आ का ए हो जाता है, दवाएं, कथाएं, कथाएं। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कथाएं हो जाएगा दोस्तों, कथाएं, कथाएं। दवा का दवाएं, कथा कथाएं, बधू का बधुएं। जो छोटा बड़ा ऊ है वो छोटा ऊ में चेंज हो जाता है, बधुएं हो जाता है। तो ये हो गए कुछ बहुवचन।
तो हमारा आंसर निकल के तीसरा आ गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण है। ए नंबर सुंदरता, ए नंबर सही है। बी नंबर कवि, सी नंबर विद्वान, डी नंबर भलाई। डी नंबर भलाई, इसमें से विशेषण कौन सा है? सुंदरता, सुंदरता क्या है? सुंदर, अगर सुंदर होता तब आप विशेषण कर सकते थे। सुंदरता लिखा हुआ है, इसमें त प्रत्यय लगा करके सुंदरता बन गया है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, ये एक भाववाचक संज्ञा है। कवि, कवि छोड़िए। विद्वान, विद्वान क्या हो जाएगा? विद्वान का, विद्वान मतलब है कि पढ़ा लिखा, विद्वान पढ़ा लिखा। भलाई, भलाई भला में ई प्रत्यय जुड़ करके क्या बन गया है? भलाई, ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो दो सुंदरता गलत हो गया, विद्वान भलाई गलत हो गया है, और आपका आंसर हो जाएगा विद्वान। विद्वान ये एक विशेषण होता है, विद्वान पढ़ा लिखा होता है। पढ़ा लिखा विद्वान होते हैं, उसको बोलते हैं विद्वान, जिसको बोलते हैं ज्ञानी, वो विद्वान आदमी है। कहते नहीं, वो विद्वान आदमी है, उसको विद्वता उसको मालूम है, तो ये एक विशेषण है। सी नंबर सही हो जाएगा। कुछ शब्द जो हैं विशेषण, जैसे आम क्या है? अगर ये बोल दिया जाए कि आम एक, ये क्या है? आम क्या है? विशेषण है कि विशेष है? अगर ये बोल दिया जाए कि आम खट्टा है, तब आम खट्टा है, तो खट्टा क्या हो जाता है? एक विशेषण हो जाता है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? आम, तो ये एक विशेष हो जाता है। तो आम एक क्या है? आम एक क्या है? ये एक विशेष शब्द है, और खट्टापन है एक विशेषण है। जैसे ये बोल दिया जाए, जो भूगोल है, भूगोल का विशेषण क्या हो जाएगा? भूगोल का विशेषण क्या हो जाएगा? तो जो ऊ है वो अ में चेंज हो जाता है। जैसा उद्योग होता है, उद्योग का विशेषण क्या हो जाएगा? औद्योगिक हो जाता है। औद्योगिक हो जाता है, औ हो जाता है ऊ का, तो भूगोल का भौगोलिक, भौगोलिक हो जाता है। अच्छा, ग्राम का, ग्राम का क्या हो जाता है? ग्राम का ग्रामीण हो जाता है, ग्रामीण हो जाता है, ग्राम का ग्रामीण। तो ये एक विशेषण शब्द हैं। भूगोल एक ये विशेषण नहीं है, लेकिन ये जो भौगोलिक है ये एक विशेषण है। उद्योग एक ये विशेषण नहीं है, औद्योगिक एक विशेषण शब्द है। ग्रामीण जो ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो क्या है? जैसे ग्राम, लेकिन रहते कहाँ हैं? लोग का मतलब उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ग्रामीण लोग रहते हैं, कि गांव में लोग रहते हैं, ग्रामीण, इसीलिए तुम्हारा मतलब ये विशेषण शब्द हो जाएगा। तो ग्राम में ये मतलब एक शब्द, एक सेंटेंस भी बनता है ना, तो उसको बनाने से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन, ये निम्न से चौथा शब्द विशेषण है? विशेषण है। विशेषण, ए नंबर आवृत्तिवाचक विशेषण, बी नंबर गणनावाचक विशेषण सही है, कि सी नंबर क्रमवाचक विशेषण सही है, कि डी नंबर समुदायवाचक विशेषण सही है? तो इसमें कौन सा शब्द, कौन सा विशेषण सही है? तो आवृत्ति में क्या होता है? आवृत्ति में क्या होता है? 2 गुना, 4 गुना, ये बोल दिया जाए कि श्री राम से रावण 10 गुना बलशाली था, 10 गुना बलशाली था। तो अब जो गुना आ गया है तो आवृत्तिवाचक में आता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता श्री राम रावण से 10 गुना
अधिक बलशाली था, तो ये किस में आ जाएगा, तो आवृत्ति में, क्योंकि 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 4 गुना, जितने भी आवृत्ति वाचक विशेषण होते हैं, गणनावाचक, गणना। अब इसको देखो, गणना और क्रमवाचक में अगर तुम कंफ्यूजन हो रहे हो, तो इसका एक सरल माध्यम है कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कौन सा माध्यम है, जनगणना से। हम जनगणना से काउंटिंग करते हैं, तो एक एक लोगों को जो गिनते हैं कि एक लोग ये मतलब घर में जाते हैं, घर के सदस्यों को गिनते हैं कि एक लोग, मतलब मान लो 4 लोग हैं तो गिनते 1 2 3 4, है ना। तो इसी तरह जो है क्या बोलते हैं कि 1 2 3 4, ये हो जाता है गणनावाचक। अब जनगणना से कनेक्ट करके तब आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। क्रमवाचक, इसमें होता है जो क्लास में जो आपने पढ़ा होगा तो क्रम से बच्चों को बैठाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रमवाचक। कहते हैं पहला लड़का आए, फिर दूसरा लड़का, फिर तीसरा लड़का, फिर चौथा, ये क्रम से बैठे हुए लड़के हैं, तो चौथा इसमें आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्रमवाचक में चौथा आता है, तो हमारा सी नंबर सही है। अब एक बचा है, डी नंबर बचा, समुदाय वाचक विशेषण होता है। तो समुदाय वाचक विशेषण में क्या होता है कि इसमें ये बोल दिया जाए कि चारों और आठों, दसों एक समूह हो जाता है, समुदाय एक समूह बन जाता है, उसको बोलते हैं समुदाय वाचक विशेषण। तो हमारा चौथा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा चौथा, इसलिए सी नंबर सही है, सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है। क्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक किसको बोलते हैं, जिस क्रिया में किया जा सके। अकर्मक कहीं अकर्ता, ये अकर्मक जिसमें कोई काम नहीं है। जो सकर्मक, अब इसकी पहचान क्या होती है, पहचाने के कुछ लक्षण होने चाहिए। तो हमारा पहचाने का लक्षण होता है क्या से, क्या शब्द। अब ये बोल दिया जाए मोहन सो रहा है, सो रहा है, तो सोना से है, सो रहा है, तो ये बोल दिया जाए कि मोहन क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, ये बोल दिया जाए तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्या सो रहा है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया नहीं है। अगर ये बोल दिया जाए कि मोहन हंस रहा है, हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है, तो इसका आंसर कोई नहीं है, क्योंकि अब ये बोल दिया जाए कि मोहन क्या छूटना, छूटना क्या है, ये भी सकर्मक क्रिया नहीं है। खिलाना, मोहन, ये बताओ, मोहन बच्चों को खाना खिला रहा है, तो खाना खिलाना, तो एक खिलाना क्या हो गया है, तो ये हो गया है सकर्मक क्रिया कि खाना खिला रहा है, तो खिलाना क्या हो गया है, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, इसलिए डी नंबर सही है, सकर्मक क्रिया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। गोविंद ने राम से 1 लाख उधार लिया है, निम्नलिखित में कारक है। राम से 1 लाख उधार लिया है गोविंद ने, तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। बी नंबर सही है, कर्म कारक हो जाएगा। सी नंबर सही है, संप्रदान कारक हो जाएगा। डी नंबर सही है, अपदान कारक हो जाएगा। तो अपदान कारक क्या होता है, अपदान अलगाव होता है, इसमें अलगाव होता है अपदान कारक में, इसमें कोई अलगाव तो है नहीं है, तो डी नंबर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। बचे 3, तो कर्ता ने, अब इसमें से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसमें दो दो दिया गया है जो पहचानने की लक्षण होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान मतलब कुछ दिया जाता है, संप्रदान मतलब होता है कि कुछ हम प्रदान कर रहे हैं, कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है गोविंद ने राम से 1 लाख 1 लाख उधार लिया है, तो किसने, गोविंद ने, तो कर्ता ने राम से 1 लाख उधार लिया है, तो हमारा हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा, ए नंबर सही है।
कर्ता कारक ये किसके अंतर्गत कौन सा कारक है, ये कर्ता कारक है, इसका ए नंबर सही है। अगर इसमें ये हो जाता कर्ता कारक, अगर इसमें करण कारक हो जाता करण कारक, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा से होता, तो से में कंफ्यूजन हो जाता कि कर्ता कारक है कि करण कारक है, इसलिए फिर उसके बाद हम टिक मारते संप्रदान कारक को। उसके बाद हम क्या टिक मारते, संप्रदान कारक, क्योंकि इसमें कुछ प्रदान किया जा रहा है। राम ने 1 लाख रुपए उधार लिया है, लेकिन गोविंद ने, मतलब राम दे रहा है, गोविंद ले रहा है, इसलिए संप्रदान कारक हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। अब इसमें करण कारक नहीं है, इसलिए कर्ता हम टिक मार रहे हैं, लेकिन दोनों आंसर होने चाहिए, संप्रदान कारक भी होना चाहिए, कर्ता कारक भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है मोहन सोहन को खाना देकर आ चुका है। तो मोहन सोहन को खाना देकर आ चुका है, ये क्या है, ये एक तत्कालिक वर्तमान है। तत्कालिक वर्तमान ए नंबर सही हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान बी नंबर सही हो जाएगा। मोहन सोहन को खाना देकर आ चुका है, बी नंबर पूर्ण वर्तमान सही हो जाएगा। कि आसन भूत हो जाएगा कि संदिग्ध भूत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तत्कालिक क्या हो जाता है, अगर ये बोल दिया जाता कि मोहन सोहन को खाना देने जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो ये तत्कालिक हो जाता है कि भाई तत्काल गया है, वो जा रहा है, ये हो जाता है। लेकिन ये नंबर गलत है। पूर्ण वर्तमान चुका है, मतलब खाना देकर आ चुका है, तो ये पूरा काम कर चुका है। अगर जा रहा होता, गया हो, तो इसमें जो है अंतर हो जाता है, इसलिए पूर्ण है, क्योंकि मोहन जो है सोहन को खाना देकर आ चुका है, तो हमारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान हो जाता है। बी नंबर सही है। आसनभूत, जो आसनभूत है, ये आसनभूत और पूर्ण वर्तमान ये सेम होते हैं, ये कंडीशन में सेम होते हैं, इसमें भी पूरा हो चुका है काम। तो मान लो सीता गई है, इसमें ये होता कि सीता गई है, तो सीता गई है और मोहन खाना खा देकर आ चुका है, तो दोनों ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आसनभूत और पूर्ण वर्तमान जो है ये एक कंडीशन में सेम होते हैं। तो हमारा और संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, जिसमें संदिग्धता होता है, जिसमें क्लियरिटी नहीं होती है, उसको संदिग्ध बोलते हैं। ये बोल दिया जाए मोहन सोहन को खाना देकर आया हो, मतलब ये संदिग्ध वर्तमान में ये बोला जाए कि वह खाना खा चुका हो कि नहीं खा चुका है, शायद, है ना, तो इसको बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में भाववाचक है, रामेश्वर खाना खाता है। देखो भाववाच्य होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा बना लेना कि भाववाच्य, क्योंकि जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। उसी की बात वही क्वेश्चन है हमारा कि भाववाच्य है इसमें। तो 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, इसमें रामेश्वर खाना खाता है, ये नंबर सही है। सीता गीत गाती है, बी नंबर सही है। पत्र लिखा जाता है, कि सी नंबर सही है। कि रेणु से चुप नहीं रहा जाता है, ये डी नंबर सही है। तो जैसे कि वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार में जो देखो रामेश्वर खाना खाता है, तो रामेश्वर जो कर्ता के अनुसार, अगर यहाँ होता है सीता, देखो यहाँ पर जैसे सीता गीत गाती है, तो सीता के अनुसार यहाँ पर जो क्रिया है वो चेंज हो रहा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कर्तवाच्य। जो कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं जो खाना खाता है, तो ये कर्ता के अनुसार बदल रहा है, इसीलिए कर्तवाच्य हो जाएगा। सीता गीत गाती है, तो
इसमें क्या हो जाएगा, सीता स्त्रीलिंग है इसलिए जो क्रिया है तो हमारी वो स्त्रीलिंग में गाती है, सीता गीत गाती है, इसलिए हमारा ये भी कर्तवाच्य होगा कि कर्ता के अनुसार बदल रहा है क्रिया, तो उसको बोलते हैं कर्तवाच्य। अब पत्र लिखा जाता है तो पत्र, अब इसमें कर्ता तो है नहीं है तो इसमें पत्र लिखा जाता है, तो किसी ने तो किसी लिखा है पत्र, कोई भी तो है, मतलब किसी ने तो पत्र लिखा है तो इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। अब ये बचा है लास्ट, लास्ट तो चलो ठीक है, ये हमारा इसमें क्या होता है, अब हमारा लास्ट क्या है कि वो तो हम टिक मारेंगे ही, लेकिन इसको हमको सॉल्व करना है, ऐसे हमको टिक मार के निकलना नहीं है। तो ये भाववाच्य है। भाववाच्य में क्या खासियत होती है कि इसमें जो है जो सेंटेंस होते हैं नहीं में रहते हैं, कि उससे चुप नहीं, वो मतलब रेणु से चुप नहीं रहा जाता है, वो खाना नहीं खा चुका है, तो इस तरह शब्द होते हैं, वो होते हैं भाववाच्य। भाववाच्य, देखो इस क्वेश्चन से तुम्हारे वाच्य जो है कंप्लीट हो गए हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार में उनके उदाहरण भी आपको हो गए हैं। अगर आपको कॉपी पेन में लिखना है तो आपको ये थोड़ा से मदद मिलेगी आपको ये, क्योंकि वाच्य इसी तरह जो है क्वेश्चन से आपको चैप्टर की, देखो क्या होता है, सब क्वेश्चन रखने से ये आपके चैप्टर भी क्या रिवीजन में आ जाते हैं, प्लस जो है आपको ये समझ में आ जाता है कि इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको ने देखा कि जो वाच्य हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण भी आपने देख लिए हैं, और ये कैसे मतलब इनको समझा जाता है कि कर्ता कैसे होता है, कर्मवाच्य कैसे होता है, अब भाववाच्य में क्या होना चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें तद्भव तस्मौ तत्सम शब्द का एक शब्द युग्म अशुद्ध रूप है, तो अशुद्ध रूप था, तो ए नंबर क्रोधी, क्रोध, ये एक जोड़ा है तत्सम और तद्भव और तत्सम का। गेहूं, गोधूम, बी नंबर सही है। किशन, कृष्ण, सी नंबर सही है। ओखली, उलूखल, डी नंबर सही है। तो हमारा एक युग्म, जो शब्द युग्म है वो गलत है, तो गेहूं का गोधूम, ये बात तो सही है, गेहूं गोधूम होता है। किशन का कृष्ण, ये भी सही है। डी नंबर उलूक का ओखली सही है, तो तीनों ये सही हैं, लेकिन जो क्रोधी है और क्रोध है ये गलत है। तो क्रोधी का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है क्रुद्ध, क्रुद्ध, क्रुद्ध होता है। जैसे ये बोल दिया जाए, अब आपको लिखना है शब्द, फिर उसके लिखने हैं तत्सम रूप, मतलब आपको तद्भव लिखा, शब्द नहीं, तद्भव तत्सम, तद्भव और तत्सम आप भी लिखिए। तो आप कॉलम बना लीजिएगा। आपको बताना है कि दर्शन, दर्शन, दर्शन में लिखिएगा कि ये तद्भव है कि तत्सम है। अगर आपको ये मालूम होगा कि ये तद्भव है तो इसका तत्सम रूप लिखिए, अगर ये तत्सम है तो इसका तद्भव रूप लिखिए। आपको ये करना है। अगर आप ये कर लिए तो समझ लीजिए तो कि आपकी हिंदी थोड़ा थोड़ा अच्छी हो रही है। ये बोल दिया जाए मानुष, मोती मानुष चुन, वही मानुष है, मोती मानुष चुन। तो मानुष में ये तद्भव है कि तत्सम है। अगर आपको मालूम है कि मानुष ये तद्भव है कि इसका फिर तत्सम लिखना है। बंदर, बंदर, बंदर का आपको तत्सम रूप लिखना है, तद्भव रूप लिखना है। आम, आम, आम का तद्भव या तत्सम रूप लिखना है। अब आपको लिखना है कि भौजाई, भौजाई, जो भौजाई होती है उसकी तत्सम शब्द लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला है कि सबसे पहले है दर्शन, ये एक तद्भव शब्द है, इसका शब्द तत्सम शब्द लिखा जाएगा दर्शन। कहीं दर्शन शास्त्र, दर्शन हमने पा लिए हैं। दर्शन एक क्या है, दर्शन एक
ये बहुवचन में आता है कि नित्य बहुवचन होते हैं दर्शन। अगर आपको ये हिंदी मतलब हिंदी आप पढ़े होंगे तो दर्शन जो है ये बहुवचन वाक्य है। तो ये दर्शन कैसे लिखते हैं? ये तत्सम रूप है, दर्शन लिखा जाता है। मानुष का, मोती मानुष चून का जो मानुष है ये मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। बांदर का जो बंदर है, ये देखो जो वानर लिखो होता, जो बंदर है बंदर का तत्सम रूप हो जाएगा वानर, वानर हो जाता है। और अगर आम का बता बोल दिया जाए, आम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आम्र, आम्रपाली, है ना। आम्र होता है आम का तत्सम रूप। और भौजाई का तत्सम रूप क्या होता था? भातृजाया। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हुए, आप थोड़ा इसको समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन मेरे जो शब्द रहते हैं वो स्पष्ट रहते हैं। आप उसे सुन करके आप लिख सकते हैं और थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ये भौजाई है, भौजाई का चश्म रूप हो जाएगा भातृ जाया। कौन जाया? भातृ जाया। भातृ मतलब भाई, जाया भातृ जाया होता है। और कुछ शब्द हैं, जैसे आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने जो पहले वीडियो हैं जीएस विथ अरविंद में, तो कुछ वीडियो मैंने जो प्रैक्टिस सेट करवाए हिंदी के, तो उसमें क्या है, उसमें मैंने ये कुछ शब्द पहले समझा चुका हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप याद कर लेना। जैसे मैंने बोला था कि ये पेपर में जो पुलिस वाला पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि घट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। घट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? घटी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? घट का तत्सम रूप, ये यूपी पुलिस जो पहले पेपर हो चुका है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि घट का तत्सम रूप क्या होगा। और घटी का, क्योंकि एक जो पहले शिफ्ट था, पहले शिफ्ट में ये एक क्वेश्चन आया था, दूसरे शिफ्ट में आया था, तो घट का ये तत्सम रूप क्या हो जाएगा? घटी का तत्सम रूप। गोबर का, जो गोबर है, गांव देहात वाले जानते हो गोबर क्या होता है, ये गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो घड़ का घड़ा, घट का तत्सम रूप क्या हो जाता है? घड़ा। घड़ा जो वही है जिसमें हम पानी पीते हैं। अब गर्मी का टाइम है, अब ये बोलते हैं कि घड़ा लेने जाना है, घड़ा लेने जाना है, उसको बोलते हैं घट। घट घड़ा होता है और घटी घड़ी होती है, घड़ी होती है। और गोबर का तत्सम रूप क्या होता है? गोमय, गोमय। गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाता है? गोमय हो जाता है। ये जो तत्सम, तद्भव और तत्सम रूप होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि ये सब पेपरों में आता है, अधिकांशतः पेपरों में आते हैं क्वेश्चन। इसलिए हमको ये तद्भव और तत्सम शब्द हमको आने चाहिए।